बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। कि मोशन में किस किस्म की चेंजिंग्स आ सकती हैं एक फोर्स की वजह से, या फोर्स किस किस्म की चेंजिंग प्रोड्यूस करती है किसी मोशन में। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर, तो उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट की मोशन में क्या चेंज आएगी, वो हमने इस क्वेश्चन में बताना है। तो मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल पर काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक फोर्स जो है वो मोशन में किस तरह की चेंजिंग ला सकती है। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है। स्पीड कैसे चेंज करेगी? अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। और अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिसेलरेशन होगा और उस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि फोर्स की मदद से हम ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरी क्या चेंजिंग आ सकती है? चेंज इन डायरेक्शन। फोर्स की वजह से फोर्स अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जब एक बॉलर बॉल करवाता है तो बॉल जिस डायरेक्शन में वो थ्रो करता है वो डायरेक्शन कौन सी है? बैट्समैन की डायरेक्शन में थ्रो करता है, लेकिन बैट्समैन अपने बैट की मदद से उस बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को फोर्स लगाकर चेंज कर देता है। तो दूसरा काम क्या किया जा सकता है? फोर्स से ऑब्जेक्ट की जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज की जा सकती है। तीसरा, चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। तीसरा काम क्या किया जा सकता है? स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज की जा सकती हैं एट ए टाइम। यानी कि जिस डायरेक्शन से बॉल मूव कर रही है उससे ज्यादा फोर्स लगा दी तो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से मूव करेगी और साथ ही हमने डायरेक्शन भी चेंज कर दी। स्टार्ट और स्टॉप दी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे लेट्स सपोज एक टेबल अपनी जगह पे पड़ा है, हम फोर्स किसी एक डायरेक्शन से फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और या कार एक जगह पे रुकी हुई है तो जब हम उसको रेस देते हैं, इनिशियली वो रेस्ट पे है, रेस देंगे, एक्सेलरेटर पे पांव रखेंगे तो वो क्या होगा? स्टार्ट करेगी। और अगर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो स्टॉप कर जाएगी। वहां पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टार्ट या स्टॉप कर रहे हैं। तो ये वो चेंजिंग्स हैं जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन पे फोर्स की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.2 है, गिव 5 एग्जांपल्स ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए 5 एग्जांपल्स लिखनी है हमने। तो अगर स्केलर क्वांटिटीज की बात की जाए तो वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है। अब वो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं? मैस, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ये जो है हमारे पास क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसी तरह अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात की जाए तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और टॉर्क जो हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। इस वजह से ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है फ्री स्पेस में, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो रही है और ना डिक्रीज हो रही है, फिक्स वेलोसिटी है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव दिस वेलोसिटी। वो ऑब्जेक्ट कब तक इस वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा? तो वो ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है स्पेस में, वो उस फ्री स्पेस में इनडेफिनेटली मूव करता रहेगा, यानी कि वो कभी भी नहीं रुकेगा। उसकी वजह क्या है? फ्री स्पेस में ना तो एयर रेजिस्टेंस है, ना कोई फ्रिक्शन है और ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्लो कर सके या उस ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सके। ठीक है, तो इस वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा। और क्यों कंटिन्यू रखेगा? इनर्शिया की वजह से। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, और अगर
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहता है अनटिल कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो जाए। तो यहां पे फ्री स्पेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो मुसलसल मूव करता रहेगा और कभी भी नहीं रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन इंपल्स ऑफ फोर्स। इंपल्स ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है। इंपल्स ऑफ फोर्स बेसिकली है क्या? इंपल्स ऑफ फोर्स प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम इंटरवल का, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई हो रही है उसको हम इंपल्स का नाम देते हैं। इंपल्स को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इसका फॉर्मूला जो है इंपल्स इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी है। ठीक है, एफ डेल्टा टी, एफ फोर्स है, डेल्टा टी टाइम है और इंपल्स को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंपल्स जो है वो इसके अलावा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं इंपल्स इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई हैज नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को अर्थ के ऊपर प्रूव क्यों नहीं किया जा सकता? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम अर्थ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं अर्थ के ऊपर, जैसा कि फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है और ग्रेविटी है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। इस वजह से ऑब्जेक्ट की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको मेंटेन रखने में इशू होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी तब रहेगी ना जब फ्री स्पेस होगी, यानी कि ना तो एयर रेजिस्टेंस होगी, ना फ्रिक्शन होगी, ना कोई ग्रेविटी होगी। जब एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है तो ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन नहीं रख पाएगा, या अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में नहीं रह सकता। जैसे हम सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, खाली बॉक्स है, अब बिस्किट का बॉक्स कंसिडर कर लें, खाली बॉक्स है या रैपर है, वो किसी जगह पर पड़ा है। अब वो रेस्ट में रहना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए, और क्या होता है, हवा चलती है, वो रैपर उड़ के उधर चला जाता है। तो वो क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई। इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअसली रेस्ट में नहीं रह सका, क्योंकि अर्थ के ऊपर फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का वो अप्लाई नहीं हो सकता। जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे नहीं रह सकेगा ऑब्जेक्ट, और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो डेफिनेटली मूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो फोर्सेज हैं वो इस आइडियल कंडीशन को डिसरप्ट करती हैं, यानी कि उसको कंटिन्यू नहीं होने देती। तो इस वजह से जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो अर्थ पे प्रूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हेन सिटिंग इन ए कार विच सडनली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट, व्हाई। कि आप कार के अंदर बैठे हुए हैं और कार जब अचानक से स्टार्ट होती है, यानी कि अचानक से कार को रेस दी जाती है, तो आप सीट पे पीछे की तरफ क्या करते हैं, पुश होते हैं। ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी फोर्स आपके ऊपर अप्लाई होती है जो आपको पीछे की तरफ पुश करती है सीट की तरफ? तो जब आप एक कार के ऊपर बैठे हुए हैं, कार की सीट पे बैठे हैं और अचानक से कार चलती है, कोई भी व्हीकल हो सकती है, कार, बस, ट्रक, कुछ भी, इवन के बाइक भी, तो जब वो सडनली एक्सेलरेट करेगी, सडनली स्टार्ट होती है, तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, हम सीट की तरफ पुश हो जाते हैं पीछे की तरफ। उसकी रीजन है अनर्शिया। अनर्शिया क्या है? अनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यह कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की ट्राई करता है। तो कार स्टार्ट होने से पहले कार भी रेस्ट पे है और आप भी रेस्ट पे हैं, लेकिन जो ही कार ने स्टार्ट लिया वो तो अपनी मोशन स्टार्ट ले लिया, लेकिन आपकी बॉडी क्या करती है, रेस्ट में रहने की ट्राई करती है अनर्शिया की वजह से। तो जब रेस्ट में रहने की ट्राई करती है और कार चल पड़ी है, तो इस वजह से आपकी बॉडी क्या करेगी, सीट के साथ लग जाएगी और सीट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, यानी कि सीट को पुश करती है बैकवर्ड। तो ये वो रीजन है कि जब कार एक्सेलरेट करेगी तो आप क्या करेंगे, पुश होते हैं कार की सीट की तरफ। और अगर इसी तरह अगर इसका अल्टरनेट दिया जाए क्वेश्चन में कि अगर कार को अचानक ब्रेक लगाई जाए तो आप आगे की तरफ झटका खाते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं, तो उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन भी यही अनर्शिया है,
क्योंकि वहां पे कार तो स्टॉप हो गई, लेकिन आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, तो इनर्शिया की वजह से आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कंटिन्यू होना चाहिए था, लेकिन कार स्टॉप हुई तो आपको साथ स्टॉप होना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप आगे की तरफ झटका खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स सेकंड लॉ इज ए नेट फोर्स, व्हाई इज इट सो? जो फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ में रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जिस फोर्स का जिक्र किया गया है वो नेट फोर्स है। उसको नेट फोर्स क्यों कहते हैं? सिंपल फोर्स भी तो हम कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नेट फोर्स समझना जरूरी है। नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो उन फोर्सेस का सम या उन फोर्सेस का कंबाइन इफेक्ट जिस डायरेक्शन में होगा वो हमारे पास नेट फोर्स कहलाएगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या है? नेट फोर्स वहां पे हम इसलिए जिक्र करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम ये बताते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो एक सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए उस फोर्स की, तभी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो उसी फोर्स की डायरेक्शन में होगा। अगर डिफरेंट फोर्सेज हैं और हम नेट फोर्स कंसिडर नहीं करते तो हर फोर्स की वजह से अपना एक्सेलरेशन होगा, तो ना फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी और ना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। तो नेट फोर्स का होना जरूरी है ताकि नेट फोर्स अप्लाई हो, फोर्स की डायरेक्शन एक हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी एक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन? आप ये कैसे शो कर सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है? अब रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है, जैसा कि कार का टायर सड़क के ऊपर रोल कर रहा है, तो उसकी मदद से जो फ्रिक्शन होगी उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड किया जाए, जैसे कि कार का टायर हम क्या करें, रोल करने की बजाय उसको रोड के ऊपर स्लाइड करें, जैसे कि ब्रेक्स अप्लाई कर दी जाएं तो कार स्किड कर जाती है, वो क्या होता है, कार का टायर स्लाइड कर रहा होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम कैसे होती है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में पॉइंट या लाइन कांटेक्ट जो है वो बेसिकली मिनिमम इंटरेक्शन होता है दो सरफेसेस का। आप टायर की बात करें तो टायर का जो हिस्सा रोड के साथ इन टच है वो क्या कर रहा है, हर पॉइंट के बाद नेक्स्ट आता जा रहा है और रोल डाउन होता जा रहा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात की जाए तो स्लाइडिंग के केस में लार्जर सरफेस कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से ग्रेटर इंटरलॉकिंग हो जाती है, यानी कि जैसे कि रोड की सरफेस प्लेन नहीं होती, टायर की सरफेस प्लेन नहीं होती, तो टायर और रोड के दरमियान इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन की निस्बत हमेशा ज्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अचीव कर लेता है जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी बैलेंस हो जाए एयर रेजिस्टेंस से। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है डाउनवर्ड और उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है वो इक्वल हो जाए किसके, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है उसके। तो उस केस में जो वो कांस्टेंट स्पीड अचीव कर लेगा, मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, उसको टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देंगे। अब इसको मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझा देता हूं कि अगर एक पैराट्रूपर है, पैराट्रूपर क्या करता है, एरोप्लेन से नीचे की तरफ छलांग लगाता है, वो काफी हाई स्पीड से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन जो ही वो पैराशूट ओपन करता है, पैराशूट ओपन करने से पैराशूट का सरफेस एरिया ज्यादा है, एयर रेजिस्टेंस नीचे से ज्यादा ऊपर की तरफ अप्लाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी स्पीड आपने देखा होता है स्लो डाउन हो जाती है जो ही वो पैराशूट ओपन करता है। क्यों? एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हुई, उसके ऊपर जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है वो उस एयर रेजिस्टेंस के जब इक्वल आ गई
तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव करता है, उसके ऊपर उस टाइम पे उस पे नेट फोर्स 0 हो चुकी होती है और वो एक्सेलरेट करना छोड़ देता है। एक्सेलरेट से मुराद एक्सेलरेशन उसका इंक्रीज नहीं हो रहा होता, वो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी के साथ वो डाउनवर्ड मूव करता रहता है, उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होती दूसरे लफ्जों में। और ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है और फ्लूइड डेंसिटी क्या है। ये इन तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही होती है टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 3.10। एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस वांट्स टू रिटर्न टू हिज स्पेसशिप बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट। इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट। एक एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में वॉक कर रहा है, स्पेस में वो एक स्पेसशिप के ऊपर गया था लेकिन अब वो स्पेसशिप से बाहर है, स्पेस में मौजूद है और वो वापस अपनी स्पेसशिप में जाना चाहता है और उसके हाथ में एक हैंड रॉकेट है। हैंड रॉकेट को वो किस डायरेक्शन में फायर करे कि वो वापस अपनी स्पेसशिप में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपने न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन पढ़ा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो उस एस्ट्रोनॉट ने करना यह है कि जिस डायरेक्शन में उसकी स्पेसशिप है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो रॉकेट फायर करेगा। तो रॉकेट एक वेलोसिटी के साथ जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एस्ट्रोनॉट मूव करेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो रॉकेट मूव करता हुआ उस स्पेसशिप में चला जाएगा जिस स्पेसशिप में वो जाना चाह रहा था। तो स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट को स्पेसशिप में जाने के लिए उस स्पेसशिप के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट को फायर करना होगा। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स या पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।